Namaskar. Welcome to the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. Students, today we will discuss about the annual examination of IA, ISC और ICOM. ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, इंग्लिश का जो इंटरमीडिएट में आपके पेपर्स कैसे आते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पूरे विस्तार से पूरे एकदम अच्छे से डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपके जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें बिल्कुल भी आपको झिझक नहीं होगी और आप बेखौफ एकदम कॉन्फिडेंट होके इस वीडियो को देखने के बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक बात और है कि इंग्लिश में आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स का पेपर एक ही होता है, सेम होता है। तो इसके लिए हम तीनों जो स्ट्रीम है उसका हम लोग आज डिस्कस करेंगे और पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मैडम ने सिर्फ साइंस का किया या आर्ट्स का किया या कॉमर्स का किया। और किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी आज, और कैसे आप अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, हाउ यू कैन स्कोर better marks or more marks, that will also be discussed in today's video. अक्सर बच्चे डर जाते हैं और इंग्लिश को लेके हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बच्चे ऐसे ही डरे हुए होते हैं कि इंग्लिश है। इंग्लिश मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रेम से और अच्छे से लगन से उसको ध्यानपूर्वक अगर एक बार ध्यान दे दें तो मुझे लगता है कि वो आपका जो आप हिंदी पढ़ते हैं उसके ही जैसा आपको फिर इंग्लिश भी लगने लगेगा और बिल्कुल ही इजी होता है। बिल्कुल एक और टिप है इंग्लिश में जवाब देने का, आंसर देने का पेपर्स में, कि आप जितना सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं उतना बेटर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर जैसे जो एग्ज़ामिनर है, जैसे जो चेक कर रहे हैं, उन्हें ये फील हो जाए कि बच्चा अपने वर्ड्स में लिख रहा है। ऑफ कोर्स इफ़ यू राइट इन योर ओन वर्ड्स इट विल बी वी द एग्जामिनर्स कैन चेक इट, और हम लोग पकड़ लेते हैं कि हाँ ये बच्चा अपने से लिखा है, ये किताबी बुकिश लैंग्वेज को ये बाय हार्ट करके आया है। तो हमेशा ऑलवेज ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो चलिए देखते हैं पैटर्न कैसे है, किस तरह का आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें कुछ रूल्स होते हैं। जो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलता है उसको जल्दी जल्दी पलट के शुरू कर देते हैं, तो इससे अच्छा होगा, और आप वहाँ क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शन को पढ़ने में सोचते हैं कि टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, तो चलिए आप उसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा। हम लोग ये वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं, फिर आपको वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सब उसके भी पहले हम ये बता दें कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें तो मैं आपको बताऊंगी 50 ही करना होता है, और जो सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए ऊपर मैंने लिखा है टोटल 100 + 7 = 107 क्वेश्चंस होते हैं आपके क्वेश्चन बुकलेट में, और फुल मार्क्स तो 100 है ही। फिर टाइम आपको 3 आवर्स का मिलता है और 15 मिनट्स जो है वो आपको रीडिंग टाइम मिलता है। तो अभी आप जो इंस्ट्रक्शन अगर हमारे साथ देख ले रहे हैं और अगर पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो आप ये 15 मिनट्स अपना समझिए कि आपको एक एडवांटेज मिल गया। ये आपको रीडिंग में ज़्यादा क्वेश्चंस को रीड करना होगा, इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए आपको टाइम नहीं यूज़ करना होगा। तो पहला इंस्ट्रक्शन है कि कैंडिडेट मस्ट एंटर हिज और हर क्वेश्चन बुकलेट सीरियल, जो कि 10 डिजिट का होता है, इन योर OMR शीट। आपको जैसा कि पता है कि हम लोग जब आपका पेपर आता है तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको अटेम्प्ट तो 50 ही करने होते हैं, और उसको कहाँ अटेम्प्ट करना होता है, OMR शीट में। तो OMR शीट में भी आपको अपना डिटेल उसमें मेंशन करना होता है, ताकि जब वो चेक हो तो नंबर आपको आपके नाम के अगेंस्ट चढ़ाया जा सके, आपके रोल नंबर के अगेंस्ट। तो उसमें आपका बाकी डिटेल्स तो होता ही है, लेकिन जो क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर होता है उसको भी बहुत ध्यान से आपको भरना होगा, जो कि 10 डिजिट का होता है। और एक चीज़ और है कि बिल्कुल हड़बड़ी में ना भरें। हड़बड़ी में भरने पे अगर डिजिट इधर उधर हुआ तो वो मैच नहीं करेगा, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ये हमेशा से आपको कहा गया है, आप जब से अपनी पढ़ाई शुरू किए होंगे तभी से बताया जाता है कि जब भी आप सवालों को हल करें, और ख़ासकर लिटरेचर में, तो आप जो आपके आंसर्स हों उसको आप
अपने शब्दों में उसको लिखने का प्रयास करें, ताकि जो पढ़ने वाले हैं, जो चेक कर रहे हैं आपके कॉपीज़, उनको समझ में आ जाए कि बच्चे को समझ में आया है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, बच्चा कहीं से कॉपी डाउन नहीं किया है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपका आंसर हो वो अपने भाषा में हो, नॉट अपने भाषा मीन्स अपने वर्ड्स में। भाषा तो इंग्लिश, ऑफ कोर्स इंग्लिश पेपर है तो, लेकिन अपने वर्ड्स में हो, ना कि वो बुकिश लैंग्वेज में हो या फिर आप उसको रट्टा मार के उतार दिए हों। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। फिर है आपको जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें राइट हैंड साइड में जो मार्क्स होता है वो लिखा होता है। तो ये तो आपको पता ही है। जैसा मैंने कहा कि 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स लिखा हुआ है, तो 15 मिनट्स जो है वो टाइम आपको पढ़ने के लिए, क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ने के लिए है। उसी में आप टाइम मैनेज, मैं आपको और भी आगे भी बताऊंगी कैसे टाइम आपको मैनेज करना है। और टाइम मैनेज करके जब आप प्रश्न को हल करेंगे, व्हेन यू आंसर योर पेपर, यू विल हैव एन एक्स्ट्रा टाइम टू रिवाइज ऑल्सो। तो व्हाट यू हैव रिटन उसको पूरा फिर से आप एक बार प्रूफ रीड भी कर सकते हैं, अपने जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स है उसको। तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत उसकी आवश्यकता है। कुछ हड़बड़ी में नहीं करना होता है, बिकॉज टाइम एकदम आप अगर मैनेज करके चलिएगा तो आपको हर क्वेश्चन के लिए टाइम अच्छे से मिलते जाएगा। क्वेश्चन जो है वो पूरा बुकलेट जो है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 1 to 100 नंबरिंग में हैं, और उसमें आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा, बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि पहले जहाँ से आया समझ में वो पूरा कर दिए, उसके बाद लगा कि नहीं, अब सपोज़ मान लो वो पूरा 1 to 100 में 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन फिर बाद में जब वो दोबारा देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि नहीं, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ और 50 क्वेश्चंस के जो अटेम्प्ट किए हैं, तो पहले वाला और कुछ क्वेश्चंस है उसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ, चलो इसको भी बना देता हूँ। तो उस टाइम क्या होता है, जब कॉपी आपकी OMR शीट जब उसका वो जब चेक होता है, तो क्या होता है, जो आपका पहला 50 क्वेश्चन है उसी पे आपको नंबरिंग मिलता है। तब उसमें क्या होता है, अगर आपका सपोज़ आपने किया है 1 to 90 के या फिर 1 to 100 में आपने पूरा पहले 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया था, जब आपके पास टाइम बच गया तो आपको जब लगा कि नहीं, कुछ क्वेश्चंस जो था वो डाउटफुल था, चलो मैं 10 और कर देता हूँ, और वो 10 और जो था वो आपका पहले ही आ गया। ऑब्वियसली पहले कुछ क्वेश्चंस आएंगे ही जिसको आपने दोबारा अटेम्प्ट किया। तब क्या होगा कि सपोज़ 1 से 70 तक में ही आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए, और बाकी जो क्वेश्चन जो पहले आपने बनाया था वो क्वेश्चंस तो अब वो OMR में चेक नहीं होगा, तो आपका उसी 50 में आपको नंबरिंग दिया जाएगा, चाहे आपको जितना आए, जितने आपके सही हो उस हिसाब से नंबरिंग मिलेगा। और वो उधर अगर 70 क्वेश्चन 70 के बाद और 100 तक अगर आपके कुछ अगर सही भी होंगे तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस तरह का कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए आप पहले क्या करें कि क्वेश्चन पेपर पे स्मॉल टिक या फिर पेंसिल रखें अपने पास, उससे छोटा छोटा डॉट्स लगा के कि कौन कौन सा मुझे करना है, और उसको आप गोल कर ले थोड़ा टाइम देके, और उसको एकदम कॉन्फिडेंट होके तभी उसको OMR पे अटेम्प्ट करें। ये कन्फ्यूज़न बाद में ना हो कि मैंने 70 कर दिया, अब 75 कर दिया, जो सही होगा वो ले लेगा कंप्यूटर, ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न है जो बच्चे अक्सर करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि चलो 50 ही ना करना है, हम 70 कर देते हैं, 80 कर देते हैं, जो सही होगा मिल जाएगा। नहीं, ओनली द फर्स्ट 50 क्वेश्चंस आर इवेल्युएटेड। और एक और चीज़ है, जब आप OMR को करते हैं, OMR में जब आप गोल करते हैं, तो आगे है स्लाइड्स में आप देखिएगा, ये पूरा वही है कि इन सेक्शन ए 100 ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जो कि फर्स्ट 50 ही आंसर आपका जो इवेल्युएशन होगा, जो मैंने बताया अभी, वो सारा वही है कि फर्स्ट 50 ही आपका इवेल्युएट होगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही उस आंसर शीट में, OMR शीट में आपको वो डार्कन करना है, सर्कल करना है जो भी आपका सही आंसर होगा। अगर आप एक क्वेश्चन में 2 सर्कल को, अगर आप 2 जो सर्कल है उसको डार्कन कर देते हैं, तो वो आपका आंसर जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, वो चेक नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा। अगर आप आधा सर्कल करते हैं तो भी वो काउंट नहीं होगा। तो आपको बहुत सावधानी से
पूरा गोल करना है, ना गोला के उस गोल के सर्कल के बाहर निकालना है पेन को चलाना है, और ना ही उसको आधा अधूरा छोड़ना है। So carefully you have to darken the circle in your OMR sheet against the number which is correct. 4 ऑप्शंस होंगे, A, B, C, D या 1 जैसे भी है, 4 ऑप्शंस होंगे और आपको उसमें से एक ही सही जवाब है और बाकी 3 जो सही नहीं है तो उसको छोड़ देना है, और जो सही जवाब है उसको आपको OMR शीट में डार्कन करना है। तो बहुत सावधानी से करना है, और अगर गलती हो गया तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि आप अगर गलती किए हैं और आप सोच रहे हैं कि वाइटनर लगा दें या कुछ भी कोई और लिक्विड लगा के या फिर अपने नाखून से खुरच के या ब्लेड लगा के आप उसको हटा दें निशान को और फिर उसके बाद अगले दूसरा आंसर कर दें, तो वो वैलिड नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा। सो बी केयरफुल एंड बी कॉन्फिडेंट, प्रॉपरली रीचेक योर सेल्फ वाइल अटेम्प्टिंग। जो आपको सही लगे उसी को एक बार आपको लगाना है और उसी में मार्क करके आपको अपना आंसर देना है, क्योंकि और अगर कोई भी निशान रहेगा तो वो वैलिड नहीं होगा। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो आंसर शीट है उस पर अपना नाम कहीं और भी नाम लिख देते हैं या रोल नंबर लिख देते हैं या फिर अपना और भी कुछ एड्रेस पता कुछ भी लिख देते हैं। ये सब कुछ नहीं लिखना होता है अपने आंसर शीट पे। आपको आपके आंसर शीट में जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो ऊपर में एक बना होता है जगह जहां आपको सारा अपना एंट्री करना है। उसके अलावा थ्रू आउट द आंसर शीट, आंसर पेपर, आपको कुछ भी अपना डिटेल अपना मेंशन नहीं करना होता है। जैसा मैंने बताया सेक्शन बी में, ये तो हो गया सेक्शन ए का बात। सेक्शन ए में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपके फर्स्ट 60 जो होते हैं वो लगभग ग्रामर के होते हैं, और नेक्स्ट जो होते हैं वो आपका जो बुक है रेनबो पार्ट 2 उसमें चैप्टर्स जो है, पोएम्स जो हैं, उससे कुछ मतलब लिटरेचर से क्वेश्चंस होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो उसको ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में आपको अपने बुक से कोई मतलब नहीं है, नहीं, उसको थॉरोली पढ़ना पड़ता है, चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि चैप्टर्स के भीतर से भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं। और अगर जो बच्चा रेगुलर क्लास गया होगा या रेगुलर वो अपने टीचर का पूरा पढ़ाया हुआ लेक्चर सुना होगा, तो वो मैंने देखा है जो ऐसा करते हैं बच्चे, वो बहुत आसानी से मार्क्स स्कोर इसमें कर लेते हैं। क्योंकि टीचर जब पढ़ाते हैं तो वो तो ऑब्वियसली डिटेल जो चैप्टर है उसको डिस्कस करते ही हैं, और आपको भी पूरा थॉरोली उसको रीड कर लेना होता है। कम से कम 1 से 2 बार आप अगर पोएम को, जो प्रोज़ है उसको, पोएम को, प्रोज़ को, सबको अगर डिटेल स्टडी एक रीडिंग कर लें, स्कैनिंग जो बोलते हैं, उस तरह से एक बार कर लें, तो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्प मिलता है। सारा जो ऑब्जेक्टिव्स में होता है छोटा छोटा डिटेल्स, जो किसका नाम क्या है, कौन कहाँ क्या बोला था, या फिर जो भी अब मैंने डिस्कस ये करूँगी अगले वीडियोज़ में, तो ये आंसर्स आपको देने में बहुत सुविधा होती है। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपको दोनों ग्रामर प्लस जो लिटरेचर है, दोनों में से क्वेश्चंस 100 में होते हैं। तो उसको आप जब पढ़ रहे हैं फर्स्ट 15 मिनट्स में, आप उसको डिटेल में एक बार देख लें कि हाँ मुझे ये पार्ट करना है ग्रामर में और ये पार्ट जो है लिटरेचर वाला ऑब्जेक्टिव में करना है। तो इससे आपको सहूलियत होगी, आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे, और लास्ट में आपका जो स्थिति है वो केओटिक नहीं होगा, आप घबराएंगे नहीं कि मैं क्या करूँ अब क्या नहीं करूँ। तो बहुत ही सिंपल वे में, बिल्कुल शांत मन से, शांत चित्त से आपको आंसर देना होगा। और आप, मुझे यकीन है कि अगर ये सब इंस्ट्रक्शंस जो मैं दे रही हूँ और देने वाली हूँ इसको फॉलो करेंगे, देन इंग्लिश विल बी नथिंग फॉर यू, इट विल बी वेरी वेरी इजी एंड यू विल स्कोर विथ फ्लाइंग कलर्स इन योर इंग्लिश पेपर। तो आगे फिर देखते हैं हम लोग। जैसा मैंने बताया था, मैंने डिस्कस भी किया कि सेक्शन ए में 100 क्वेश्चंस होंगे, जो 4 ऑप्शंस होते हैं और एक ही आंसर जो है वो करेक्ट होता है, और आपको उस पर जो सेलेक्टेड ऑप्शन है उसको OMR शीट पे सर्कल करना है, डार्कन करना है विथ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। अब सेक्शन बी में हम लोग देखते हैं। सेक्शन बी में क्या होता है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है, 7 क्वेश्चंस रहेंगे, और इसमें आपको, उसमें भी विद इन द क्वेश्चन देयर आर सब क्वेश्चंस, जो कि जिसमें कि आपको ऑप्शंस रहते हैं, और इसमें आपको अटेम्प्ट करना है। और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि
नंबरिंग आपको जो मार्क्स है वो इंडिकेट किया हुआ है। तो एक यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसे होता है, ऐसे कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव ऐसे एंड हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एन ऐसे विल बी ऑल्सो डिस्कस्ड इन माई कमिंग वीडियोज़। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहें। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं जैसे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं उसमें आपको ऐसे लिखना है। आपको ये पता है कि 150 to 200 वर्ड्स है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो आंसर शीट है उसमें 1.5 से 2 पेज तक आप आराम से लिख सकते हैं। और कैसे लिखना है वो एक 3 पार्ट करके ऐसे का पहले फॉर्मेट कैसे बनाना है, कैसे प्लानिंग करना है, क्या उसका प्रूफ रीडिंग फिर कैसे करना है, तो ये सब मैं आपको अभी कमिंग वीडियोज़ में आई विल डिस्कस। सो इट विल बी ईजी फॉर यू। सो आप देख सकते हैं कोई भी आप सबसे पहले चूज़ करें कि अगर 5 या 6 ऑप्शन जो भी दिया हुआ है तो उसमें आप देखें कि आपको किस में इंटरेस्ट है और किस में आप फास्ट लिख सकते हैं। अगर आपके पास किस टॉपिक पे अधिक से अधिक जानकारी आपके पास मौजूद है, तो ये देखते हुए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, डिस्क्रिप्टिव होता है ऐसे जो क्वेश्चंस जो होते हैं, तो उसमें आपको अधिक से अधिक और कम समय में लिखना है। इस बात पे आप ज़रूर ध्यान दें कि किस टॉपिक पे यू हैव मच कॉन्फिडेंस। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नंबर 2। आपका प्रोज से कुछ आपके लाइंस रहेंगे, आपके जो प्रोज हैं, तो इसीलिए मैंने कहा था कि एक बार तो रीडिंग करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ता है 1 या 2 बार आपको अपने प्रोज का। पोएट्री तो आप जब पढ़ते हैं समझते हैं तो आप वैसे भी पहचान जाते हैं, लेकिन जो प्रोज है उसको आपको फुल एक थॉरो रीडिंग करना पड़ता है। और उसमें से कुछ यहाँ दिया हुआ है, जैसे उसमें आपको किसी एक पे एक्सप्लेन करना होता है। तो जब एक्सप्लेन करते हैं तो जैसे द होल ऑफ भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, तो ये किस लेसन से लिया हुआ है, आपको लेसन का नाम बताना पड़ेगा, उसके ऑथर का नाम बताना पड़ेगा, और ये जो लाइन है वो किस लिए बोले हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो ये भी आपको डिस्क्रिप्टिव है तो थोड़ा ध्यान रखते हुए, और उसको उसी जो लेसन है उसके इर्द गिर्द ही आपका आंसर घूमे, और इसको भी आपको लगभग आधा पैराग्राफ, मतलब एक पैराग्राफ में लगभग आपको आंसर करना पड़ेगा। तो थर्ड क्वेश्चन फिर होता है, जैसा अभी इसके पहले हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोज का था कि एक लाइन दिया हुआ है, आपको एक्सप्लेन करना है, उसी तरह से यहाँ अब है कि एक आपके बुक के पोएम से ही दिया हुआ है कुछ लाइंस, और आपको यहाँ पे इसमें भी किसी ओनली वन, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन एंड यू हैव टू recognize from which poem these lines are taken and who is the poet and which poetry or the name of the poem you have to write. So ये इसको फिर आपको उसी तरह एक्सप्लेन करना है। पोएट्री के बारे में बहुत शॉर्ट में कुछ बताना होगा कि क्या है, कौन सी पोएट्री है, किस तरह से, किसके बारे में है, क्या है, तो ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रहेगा, अब है राइटिंग सेक्शन में, राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट विजिट टू द विलेज इन समर हॉलीडेज, और दोनों में से एक कोई आपको अटेम्प्ट करना होगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर इशूइंग अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो 2 तरह का लेटर होता है, आपको पता है, जैसा आपने पढ़ा है, हमने बताया भी है आपको कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स ऑफिशियल लेटर्स होता है, एप्लीकेशन होता है, और इनफॉर्मल लेटर जो अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, मम्मी पापा दादा चाचा चाची जो भी फ्रेंड्स को लिखते हैं, जो कि बिल्कुल फॉर्मल वे में नहीं होता है, वो इनफॉर्मल वे में आप लिखते हैं, वो इनफॉर्मल होता है। तो यहाँ दोनों तरह का लेटर का एग्जाम्पल है, मतलब क्वेश्चन है। जैसा पहला है वो क्या है, लेटर टू योर फादर, तो पिता के पास लिखना है, तो ये एक क्या होगा, इनफॉर्मल लेटर है, और दूसरा एक एप्लीकेशन है, फॉर्मल है। तो इसमें आपको जिस पे ज़्यादा कमांड हो, जिस पे आप अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मल लेटर है उसमें कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो भी इनफॉर्मल में भी है, लेकिन फॉर्मल लेटर्स को थोड़ा ज़्यादा सावधानी से लिखा जाता है। तो प्रिंसिपल के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, या फिर आप कैसे अपने फादर के पास लिखिए अबाउट द विजिट टू विलेज इन द समर, कैसे गर्मी की छुट्टियों में आप गांव गए थे उसके बारे में। तो इसमें से किसी एक पे आपको लिखना है। फिर आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि
आपको बिल्कुल 2 मार्क्स ईच होते हैं और आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपको ये 10 क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें रहते हैं और आपको सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देख लें कि कौन सा आपके लायक है, कौन आप अच्छे से कर सकते हैं। और बिल्कुल 40 से 50 वर्ड्स में, जैसे 4 से 5 सेंटेंस में इसको आपको आंसर कर देना है। तो उसमें एक छोटा सा ट्रिक है। मान लीजिए कि आपको पूरा एकदम से टू द पॉइंट आंसर नहीं भी समझ में आ रहा है, लेकिन अगर जिस चैप्टर का है, आप किस चैप्टर का है ये तो समझ में आ ही रहा है, तो आप वहाँ पे उसको अटेम्प्ट तो करिए और जो आपको उस लेसन के बारे में पता है वो क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन को का आंसर जो है रेलेवेंट तो रहेगा, उसके साथ और जो भी जानकारी है उन 4-5 सेंटेंस में उसको वहाँ पे इम्बाइब कर वहाँ लगा दीजिए, वहाँ डाल दीजिए, ताकि लगे समझ में, जो चेक कर रहे हैं एग्जामिनर को पता चले कि हाँ बच्चा जान रहा है, बच्चा को पता है। हो सकता है क्वेश्चन ट्विस्टेड हो इसलिए टू द पॉइंट आंसर नहीं दे पा रहा, लेकिन कोशिश करना है टू द पॉइंट आंसर देना ही है और खाली नहीं छोड़ना है, या फिर जो क्वेश्चन है उससे इररिलेवेंट कुछ आंसर नहीं देना है जिससे मार्क्स स्कोर ना हो। तो ध्यान रखना है और शॉर्ट आंसर्स देने हैं 2 मार्क्स के। ये है पूरा 10 क्वेश्चंस है, आउट ऑफ विच ओनली 5 हैव टू बी अटेम्प्टेड, 5 ही आपको आंसर करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इसको एक थोड़ा सा मतलब शॉर्ट ऐसे ही कह सकते हैं, पूरा ऐसे तो नहीं कहेंगे। तो इसमें आपको 100 to 120 वर्ड्स में आपको आंसर देना है और 3 देना है जो कि 5 मार्क्स ईच का रहेगा। पहला समरी होता है, इसीलिए हमेशा आप लोग को हर पोएम का समरी तो ज़रूर से ज़रूर याद रखना चाहिए। और देखा जाए तो एक समरी में ये स्कोरिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये पहला सा है पोएम पे, और दूसरा है कि प्रोज़ पे, प्रोज़ के बारे में भी थोड़ा सा कुछ लिखने, समरी जैसा ही पूरे कहानी का थोड़ा सा एक सारांश जैसे होता है, तो आपको उस पे भी लिखना है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मैं आपको बताने वाली थी, ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर हर साल आता है। तो क्या है ये, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश रहेगा, या फिर हाउ कैन यू इम्प्रूव आवर इंग्लिश होता है, या राइट अ नोट ऑन इंडियन इंग्लिश नॉवेल रहेगा, या फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश रहता है। मैंने यहाँ 3 ही दिखाया है, लेकिन इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश रहता है। इस तरह से वाई डू वी नीड इंग्लिश इन आवर डेली लैंग्वेज, कुछ भी करके इंग्लिश का पे फोकस होता ही है। अगर आप ये तैयार कर लें तो आपको और बाकी मतलब बहुत आसान होता है आपके लिए इस पर भी मार्क्स स्कोर करना। तो जो इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, एक तरह से एक लाइन में आप समझिए कि आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में लिखना है। अब वो किस तरह से ट्विस्ट करके देगा, लेकिन रहता है फोकस ऑन इंग्लिश ओनली। तो ये 100 to 120 वर्ड्स में रहता है, जो कि 5 मार्क्स का होता है। तो 3 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक करना होता है इसमें भी। फिर आता है, ये है सबसे बड़ा बच्चों के लिए एक सबसे बड़ा टिप, कि आपका जो पोएम्स है उसके पोएट्स का नाम, आप कंटेंट पार्ट जो है उसको उसमें जाइए अपने बुक में, और जो प्रोज है उसके ऑथर का नाम, और पोएम्स है उसके पोएट्स का नाम, ये आप बिल्कुल इसको तो आप रट लीजिए, आप इसको बाय हार्ट कर लीजिए, तो आपका 10 मार्क्स फिक्स्ड है। 5 नंबर का ये है पोएम और पोएट को मैच करने वाला, और 5 नंबर का आगे हम देखेंगे वो प्रोज और ऑथर्स का नाम होता है। तो ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका 5 + 5 10 मार्क्स इज़ फिक्स्ड फॉर यू इन दिस सेक्शन। तो यहाँ पे आपको मैच करना है। आप सारे पोएम्स दिए हुए हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में पोएट्स हैं, तो इसको मैच करना है। आगे देखिए, फिर हम लोग देखते हैं। अब ये ट्रांसलेशन है, उसके बाद फिर प्रोज वाला भी देखेंगे हम लोग। तो ये 10 ट्रांसलेशन होता है, उसमें आपको 5 करना होता है, तो बहुत सिंपल है, ये आप आराम से कर ले सकते हैं। आया फिर ये प्रोज पीसेस है और उसके ऑथर्स का नाम है, तो ये भी, और प्लस वो पोएम वाला 5, इसमें आपको दोनों में से, और जो ये क्वेश्चन है इसमें सारे अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, इसमें आपको चूज़ करना होता है ओनली 5। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं या प्रोज वाला कर सकते हैं। इस तरह से चूज़ करेंगे तो आप दोनों अगर मैच वाला कर लेते हैं, मैचिंग वाला, तो 5 + 5 10 इज़ फिक्स्ड फॉर यू 10 मार्क्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन जो हम लोग बोलते हैं। तो इसमें आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना होता है, और
बेस्ड ऑन दैट, अकॉर्डिंग टू दैट आपको आंसर देना होता है। और इसमें कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इस पे भी मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगी कि क्या इजी होगा और कैसे हम करेंगे। तो ये कॉम्प्रिहेंशन होता है, और इसमें और ऑप्शन होता है प्रेसी राइटिंग का, जिसमें आपको उसको एक पैसेज दिया होगा, उसको शॉर्ट में करके लिखना है। तो अभी इसमें मैं डिटेल नहीं बताऊंगी, आगे के अगले इन द नेक्स्ट वीडियोज़ आई विल डिस्कस in detail how to attempt the comprehension question and the Pressy writing, how to do Pressy writing। बच्चे जिसमें बहुत डर जाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता है कि कैसे करें और क्या करें, तो मैं उसको भी आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपका 2 पार्ट में है, या ये करना है या फिर Pressy writing को आपको करना होता है। तो किस तरह से होगा वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियोज़। तो ये जो हम लोग अभी पैसेज तो देखे, हम लोग जो कॉम्प्रिहेंशन में जो पैसेज दिया हुआ था उसी पे आधारित ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, आप ज़रूर देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं तो ये आप लोग को ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाया जाता है। तो हमेशा क्या होता है कि जो आंसर है वो पैसेज में छिपा होता है। आप 1 से 2 बार पहले हम लोग जल्दी जल्दी उसको स्किमिंग करते हैं। स्किमिंग यानी कि एकदम एक नज़र से सरसरी निगाह से उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, किस चीज़ के बारे में। उसके बाद हम लोग एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिए, उसके बाद इसका टिप्स है उसी तरह से कि फिर से एक बार देखिए, और स्कैनिंग के रूप में स्कैन करना, जैसे मशीन स्कैन करता है ना, उसी तरह से आपको भी अपने आँखों से पैसेज को स्कैन करते हुए रीड करना है। और आप चूँकि क्वेश्चंस को पढ़ लिए हैं एक बार, तो आपको पता होता है कि हाँ, ये क्वेश्चन जो हम इसमें दिया हुआ है इसका आंसर यहाँ छिपा है, और इस तरह से हमें आंसर्स को अटेम्प्ट करने में परेशानी नहीं होती है। तो इसको भी आराम से बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। इसका सारा आंसर जो है वो दे आर विद इन द पैसेज में छिपा होता है। तो ये है प्रेसी राइटिंग, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या रूल है इसके लिए। अक्सर मैं देखती हूँ बच्चे डर जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं। मुझे तो लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन से इजी ये भी होता है, ये ही है, समझिए कि यू हैव टू अटेम्प्ट इट। बस 1/3 में इसको क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये लिख देना होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कितना सिंपल है पूरा इंग्लिश का पेपर वो अटेम्प्ट करना। बस थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है, थोड़ा सा केयरफुल आपको होना है, और सारा क्वेश्चंस लगेगा जैसे बिल्कुल फ्लो हो रहा है और आंसर सब आपको आते जा रहा है। जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कीप इन माइंड कि आपको किस तरह से मार्क्स को स्कोर करने के लिए आंसर पेपर लिखना है, ना कि बस ऐसे ही उसको रट्टा मार के। यू हैव टू अटेम्प्ट इट इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में होगा तो सिंपल भी होगा, और अगर कुछ पॉइंट्स कम भी हैं तो एग्जामिनर्स जो है वो इस बात से वो सेटिस्फाइड होते हैं कि बच्चे को पता है, बच्चे को ज्ञान है। भले वो लिखते समय कुछ अगर मिस कर गया है, छूट गया है उससे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यू हैव टू हैव द नॉलेज, क्योंकि हमारा जो इंटेंशन है, हम टीचर्स क्या चाहते हैं कि बच्चे समझें, बच्चे ना कि उसको सुपरफिशियल उनको ये नॉलेज हो, सिर्फ ऊपर ऊपर रट्टा मार के मार्क्स लिया। नहीं, आपको जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी ग्रामर है, जो भी लिटरेचर है, उसको आप समझें और अपने वर्ड्स में अटेम्प्ट करें। फिर देखिए कि कैसे मार्क्स आते हैं और कितना प्राउड आप फील करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।